So, hi everyone, नमस्ते and गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वन शॉट रिवीजन सीरीज फॉर सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेशन, जिसके अंदर अपन जीएसटी की रिविजनरी सीरीज पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपना टाइम आ गया मूव ऑन करने का, कस्टम्स पे मूव ऑन करते हैं। कस्टम्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा जीएसटी का, और छोटा सा पार्ट है, इजी पार्ट है, और पूरा पूरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड पूरा पार्ट रहेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपसे मुझे एक बात करनी ये रहेगी कि भैया देखिए, अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन तक रिवाइज करने तक पहुंच गए हो, नवंबर 23 आपका अटेम्प्ट है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप फिनिश लाइन के एकदम पास में हो। ठीक है, मतलब यू आर जस्ट वन रिजल्ट अवे टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ज्वाइन द फैटर्निटी। तो अभी अब अपना देखो देखो अभी क्या चल रहा है, अभी सितंबर और अक्टूबर चल रहा है, राइट। तो अपने पास मोस्टली 2 मंथ्स रिमेनिंग। इस पूरे 2 महीने में आपके लिए सोना, पढ़ना, ठीक है, और हेल्थ, ये तीन चीज के अलावा कुछ भी, एनीथिंग इज डिस्ट्रैक्शन। तो जो चीज आपको आपके गोल के टुवर्ड्स नहीं लेके जा रही, देखो यार 2 महीने अपने आप को पूरा कंट्रोल करिए, बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट ना हो, राइट। बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट ना हो कि पढ़ाई करनी पड़ रही है, ये करना पड़ रहा है। अगर आपको ऐसी जगह पहुंचना है जहां पे आप पहले कभी नहीं पहुंचे हो, फर्स्ट टाइम यू आर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको ऐसे एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे जो आपने लाइफ में कभी ना किए हो। एंड दैट मीन सेक्रीफाइस ऑफ सोशल लाइफ फॉर द टाइम बीइंग, सेक्रीफाइस ऑफ सोशल मीडिया एप्स फॉर द टाइम बीइंग। अभी के लिए देखो वो खत्म नहीं हो रहा है दुनिया में, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम ये सोचते हैं कि आज हम नहीं कंज्यूम करेंगे चीज़ों को तो वो खत्म हो जाएगी, कल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, अपने आप को काम करना है, बल्कि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे उसके बाद वो चीज़ों का जो मज़ा है ना, वो बढ़ जाएगा। तो विद दैट आई थिंक आप थोड़े से ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, ज़्यादा डेस्परेट रहेंगे सीए बनने के लिए। एंड आप पूरी अपनी एफर्ट, एनर्जी ना, हर टाइप की एनर्जी आप किस में लगाएंगे, सीए बनने में लगाएंगे, ठीक है। होपफुली ये चीज़ ध्यान में रखी जाए कि अपने को ऊपर रखना है मोटिवेशन, और नीचे अपना रहेगा डर, फेलियर का डर, ठीक है, फेलियर का डर। तो मोटिवेशन, फेलियर का डर, इसके बीच में जो आपका एफर्ट रहेगा उसमें आप पास जाओगे। बट हाँ, पैरेलली आपको एनसाइटी भी कंट्रोल करनी पड़ेगी। ज़्यादा एनसाइटी से चीज़ें आप भूलते हो, तो डोंट गो इनटू एनसाइटी मोड, कामली आराम से पढ़ो, स्टिक टू द शेड्यूल, आराम से चीज़ें निकलेंगी, ठीक है। तो विद दैट हम चालू करते हैं बेसिक्स एंड टाइप्स ऑफ ड्यूटी। अब देखो, कस्टम्स ड्यूटी प्राइमरीली किसके ऊपर लगता है, इंपोर्ट के ऊपर लगता है। एंड इंपोर्ट ऑफ व्हाट, गुड्स। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर क्या है, जीएसटी। ये चीज ध्यान रखा जाए, इंपोर्ट प्लस गुड्स। एक्सपोर्ट पे कुछ आइटम है जिसका एक्सपोर्ट हम नहीं चाहते कि हो जाए। देर आर सम आइटम विच आर एसेंशियल फॉर द कंट्री एंड विच आर ऑल्सो स्केयर्स। तो जो आइटम स्केयर्स है उसको अगर बाहर भेज दोगे एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए, तो बिजनेसमैन का ये स्टाइल होता है कि बिजनेसमैन will try to export such items which are though scarce in the country, though necessary in the country, but if it fetches high amount of money in the foreign market, then the businessman will sell. So government, what they want that to stop the export of these kind of goods which are essential for the country, which are scarce, so that the businessman does not ship it outside for the mere profit, so that द पीपल ऑफ द कंट्री कैन कंज्यूम द सेम, राइट। तो आप देखिएगा, ये जो स्टार्टिंग के टॉपिक है, लेवी एंड एग्जाम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी एंड टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, ये आपके बेसिक्स है। इनका कवरेज ऑन एन एवरेज अगर आप दोनों का देख लोगे, मार्क्स एनालिसिस हर टाइप, हर रिविजनरी वीडियो में अपन ऐसे ही मार्क्स एनालिसिस किए। अगर आपको जीएसटी की पूरी रिविजनरी सीरीज देखनी हो तो ऊपर आई बटन में लिंक रहेगी, राइट। तो अब देखिए 5 मार्क्स, यहाँ पे 5 मार्क्स, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट, बट यहाँ पे कंटिन्यूस दिख रहा है, ये इंट्रोडक्शन। अब देखो 4-5 चैप्टर से ज़्यादा चैप्टर है नहीं कस्टम्स के अंदर, तो हर टॉपिक का 5-5 मार्क्स का कवरेज रहेगा। और यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ ड्यूटी 5-5-5-5, राइट। तो लेवी एंड एग्जाम्पशन, लेवी किसके ऊपर होता है, एनीथिंग। देखो सबसे पहले देखो लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर लेवी होगा, एनीथिंग ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट। एनीथिंग ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया विल बी कॉल्ड एज इंपोर्ट। इंपोर्ट स्टार्ट कब होता है, जब आप टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करते हो, 12 नॉटिकल माइल वाला जो रीजन है उसको क्रॉस करते हो। बट फिनिश कब होगा, जब आप कस्टम गुड्स का वहां पे कस्टम बैरियर्स तक पहुंच जाएगा एंड बिल ऑफ एंट्री फाइल हो, तो वहां पे, क्योंकि जैसे मान लो 12 नॉटिकल माइल में घुस जाएगा, तो वहां पे जाके ऑफिसर नहीं पहुंच जाएगा अपना बोट लेके कि शिप रोक दे भाई, मैं आ रहा हूँ, मेरा बिल ऑफ एंट्री हो, ये सब कर ले, नहीं, ठीक है। अब सर बिल ऑफ एंट्री क्या बोल दी, सारी चीजें अभी डिस्कस होने वाली हैं, प्लीज बी काम, राइट। चलिए, तो कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल ओनली ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, यहाँ पे सर्विस नहीं है, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से इंडिया में लाना। अब क्वेश्चन ये कि इंडिया क्या होता है, इंडिया यहाँ पे देखिए डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, 12 नॉटिकल माइल वाला जो जोन है, यहाँ पे देखिएगा ये आपका टेरिटोरियल है, टेरिटरी क्रॉस होगी, बाहर से इंडिया में सामान आ जाएगा, तो उसको इंपोर्ट बोला जाएगा। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर, जस्ट फॉर अ जनरल नॉलेज।
अब एक्सपोर्ट का मतलब टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंडिया का मतलब इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। इंडिया मतलब जो आप जानते हो वो इंडिया मतलब फिजिकल इंडिया, अलॉन्ग विद दैट वाटर विच इज इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एंड विच मीन्स अप टू 12 नॉटिकल माइल। सर ये 12 नॉटिकल माइल कहाँ से गिनूं मैं, सेंटर से गिनूं कहाँ से? बेटा टेरिटरी मतलब जो कोस्टल ऐसा वी बना है ना, देखो यहाँ पे ये वी है, ये यहाँ से आप गिनोगे, ठीक है, ये वी से आप गिनोगे यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल, ठीक है। तो ऐसा वी अपना मैप है इंडिया का, यहाँ पे ऐसा ये जो जोन है यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल ऐसा आप गिनेंगे, राइट, ठीक है। अब इसके बाहर 24 नॉटिकल माइल है कंटेजियस जोन एंड 200 यहाँ से लेके देखिए बाउंड्री से लेके 200 नॉटिकल माइल तक क्या रहेगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे इंडिया का एक्सक्लूसिव कंट्रोल रहेगा, ठीक है। इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू डू ऑल द फॉर्मेलिटीज इन द सी और एयर एज सुन एज इट रीचेस 12 नॉटिकल माइल एरिया। हेंस एज पर सुप्रीम कोर्ट इंपोर्ट कब स्टार्ट होता है, एज सुन एज गुड्स एंटर इंडिया 12 नॉटिकल माइल्स, बट कंप्लीट ओनली व्हेन द गुड्स बिकम पार्ट ऑफ मास ऑफ गुड्स ऑफ इंडिया, ठीक। कस्टम बेरियर्स में आ जाए, वहां पे कस्टम डिपार्टमेंट बैठा होगा, उनका बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे। टैक्सेबल इवेंट हैपेंस व्हेन द गुड्स एंटर कस्टम बेरियर्स, ठीक है। अब देखिए टैक्सेबल इवेंट का क्या मतलब हुआ, दो, इंपोर्ट का मतलब ये रहेगा सामान बाहर से 12 नॉटिकल माइल वाले जोन में घुस जाए, वहां पे अब क्या है, इंपोर्ट स्टार्ट हुआ है, इंपोर्ट का प्रोसेस। सपोज से आपको समझाने के लिए अगर आप वी मैप में देख लो, दिस इज योर वी मैप। अब देखो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 12 नॉटिकल माइल है। अब अगर गुड्स यहाँ पे क्रॉस करते यहाँ घुसता है तो यहाँ पे इंपोर्ट स्टार्ट होता है जी, इंपोर्ट है ना, स्टार्ट होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जब ये कस्टम बैरियर्स तक पहुंचेगा, कस्टम बैरियर्स, यहाँ पे आपका इंपोर्ट फिनिश एंड दिस इज योर टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट का क्या मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ पे आपकी कस्टम ड्यूटी, कस्टम लेवी की जाएगी। आई होप आपको समझ में आया वो चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एनी स्मगलिंग commit offense under custom law deals with prohibited goods, legal actions such as arrest, detention, confiscation can be arrested in Indian custom waters। 200 नॉटिकल माइल तक आप कर सकते हैं, ठीक है। अब नाउ इसके अंदर ड्यूटीज किस किस टाइप की है, सबसे पहले देखिएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी है इसके अंदर, राइट, बेसिक कस्टम ड्यूटी है जी। तो अपन बेसिक कस्टम ड्यूटी के बारे में बात करते हैं, बट बिफोर दैट हमको लेवी एंड एग्जामिशन पहले देखना चाहिए। टू अंडरस्टैंड better the types of duties we should first look at custom levy and exemptions। देखिए सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन है इस टॉपिक का, सेक्शन 12। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 12 आपका चार्जिंग सेक्शन रहेगा कस्टम्स एक्ट का, जिसके अंदर ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स की बात की जा रही है। कस्टम शेल बी लेविड। सेक्शन 12 बोलता है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर कस्टम की लेवी रहेगी ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एज पर द रेट डिफाइंड कस्टम टैरिफ एक्ट। अलग से देखो, अब कस्टम के अंदर दो एक्ट का प्ले रहेगा, एक कस्टम्स एक्ट रहेगा, दूसरा कस्टम्स टैरिफ एक्ट रहेगा, राइट। तो कस्टम टैरिफ एक्ट जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कस्टम टैरिफ एक्ट में रेट डिफाइन किए गए हैं और कस्टम्स एक्ट के अंदर प्रोसीजरल पार्ट डिफाइन किया गया है, राइट सर, ओके। अब इंपोर्ट का मतलब है बाहर से इंडिया में लाना और एक्सपोर्ट का मतलब है टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, राइट। सो द डेफिनेशन ऑफ इंपोर्ट डज नॉट ओनली कवर गुड्स ब्रॉट और परचेज, मतलब वो सीधा ये बोल रहा है, ब्रॉट, ब्रॉट शब्द बोल रहा है, चाहे खरीदो चाहे कुछ भी तरीके से उसको इंडिया में लाओ, इफ द गुड्स इज फिजिकली मूविंग इनटू इंडिया दैट विल बी कॉल्ड एज इंपोर्ट। इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि खाली आप परचेज करके लाओ, किसी भी तरीके से इंडिया में आ जाए तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी की लेवी करती है। नाउ 4 एक्स्ट्रा टाइप के हैं जो ट्रांजैक्शन जहां पे गुड्स इंडिया में आ जाता है। डेरिलिक्ट मतलब कार्गो वेसल लेफ्ट इन सी विद नो रिकवरी फोर्स, मतलब वहां छोड़ दिया गया। जेटसम गुड्स रिमूव फ्रॉम वेसल टू सेव फ्रॉम सिंकिंग, जहाज डूब रहा तो सामान उठा के बाहर डाल दिया, दैट इज जेटसम। फ्लोटसम, जेटसम रिमेनिंग फ्लोटसम फ्लोटिंग इन द सी, मतलब वहां पे ठहर रहा है, वो ऐसा घूम रहा है, उसको अगर आप इंडिया में खींच के लाओगे तो भी उसको इंपोर्ट बोला जाएगा। रैक, शिप का रैक रहता है, पार्ट कार्गो कम ऑन शोर्स विद राइट्स, इसके ऊपर भी अगर कोई उठा के लेके जाएगा तो पहले उसको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। मतलब जैसे सपोज ये सारे सामान जो है ना समुद्र में से या तो फेंक दिए गए हैं किसी भी तरीके से, मतलब वो इंडिया में आते हैं खुद, मतलब या तो चाहे आप लाए हो या तो खुद आ गया हो, उसके ऊपर भी कस्टम्स की लेवी होती है। अब कस्टम ड्यूटी पे करेगा कि नहीं वो ये रहेगा कि कोई उसको लेके जाएगा तो कस्टम ड्यूटी पे करके लेके जाएगा। कस्टम क्लियरेंस, कस्टम क्लियरेंस, अब देखो प्रोसेस क्या रहने वाला है, जब भी आपकी ये वी इंडिया, वी मीन्स इंडिया,
यहाँ पे सामान आया कस्टम बैरियर्स के ऊपर, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, यहाँ पे कस्टम डिपार्टमेंट खुद बैठा होगा, द कस्टम डिपार्टमेंट इज मॉनिटरिंग एट द शोर्स, द कस्टम डिपार्टमेंट इज मॉनिटरिंग एट द शोर्स। और यहाँ पे अगर आपको सामान कस्टम, वहाँ पे कस्टम्स एक्ट के थ्रू ये डिफाइंड है कि कस्टम ऑफिसर बैठा होगा, और अगर आपको ये सामान वहां पे खुद के यूज के लिए लेके जाना है तो आपको कस्टम क्लियरेंस कराना पड़ेगा। कस्टम क्लियरेंस दो टाइप का होता है, एक डायरेक्टली घर लेके जाओ कस्टम ड्यूटी पे करके, विच इज क्लियर्ड फॉर होम कंजप्शन। होम मतलब आपका खुद का घर नहीं, इट डज नॉट मीन योर रेसिडेंशियल आउट हाउस, बट होम मीन्स द कंट्री, ठीक है, होम मीन्स द कंट्री। एंड क्लियरेंस फॉर वेयर हाउसिंग, आप दो टाइप का क्लियरेंस करा सकते हो, एक कंजप्शन, होम कंजप्शन, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग इज नॉट योर प्राइवेट, वेयर हाउसिंग इज कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस, जो वहीं कस्टम एरियाज में रहेगा, वहां पे आप अपना सामान रख सकते हो, बाद में उसको क्लियर करा सकते हो। मतलब दिस इज डेफरमेंट ऑफ होम क्लियरेंस। डेफरमेंट मतलब डिले, डिले ऑफ होम क्लियरेंस, ठीक है। एक होता है होम क्लियरेंस, ड्यूटी पे करके ले जाओ, और अभी अभी अगर उसके ऊपर कुछ काम करना है या तो यहाँ से उसको वापस री एक्सपोर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको कस्टम वेयर हाउस में रख सकते हो। हाँ, कस्टम वेयर हाउस में सामान रखने का किराया भी लगेगा, बट फॉर द टाइमिंग जब तक आप उसको वहां पे रखे हुए हो, यू आर नॉट लायबल टू पे ड्यूटी, द पर्सन इज नॉट लायबल टू पे ड्यूटी। तो यहाँ पे अगर होम कंजप्शन के लिए आप जाते हो तो ड्यूटी असिस्ट को पे करना है, एंड गुड्स रिलीज फॉर यूटिलाइजेशन एंड कंजप्शन, ठीक है। बट अगर वेयर हाउस में डालोगे तो क्लियर लेटर, लेटर बाद में भैया, लेटर फॉर होम कंजप्शन एट सब्सिक्वेंट डेट एंड ड्यूटी पेड ऑन द लेटर डेट, बाद वाली डेट के ऊपर ड्यूटी पे किया जाएगा। नेक्स्ट, डी नेचरिंग एंड म्यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स का जो प्रॉपर्टी से उसको चेंज करना, गुड्स यूज फॉर मल्टीपर्पज एंड ड्यूटी लेवेबल डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ गुड्स, यूज के ऊपर डिपेंड करेगा। डीनेचरिंग प्रोसेस मेक्स गुड्स अनफिट फॉर अदर यूज एंड गुड्स कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस ओनली। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है अल्कोहल। अल्कोहल के दो यूज होते हैं, एक जो लोगों ने यूज बना के रखा है खुद के यूज के लिए, पी पुआ के इधर उधर पागल टाइप पड़े रहते हैं, वो लोग जो बाहर घर के बाहर देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसा लेटे रहते हैं, ठीक है, एक वो लोग। दूसरे, अल्कोहल को इंडस्ट्रियल एंड मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, बहुत सारी मेडिसिन में अल्कोहल यूज होता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में, एंड ऑल्सो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी अल्कोहल का यूसेज रहेगा। तो अल्कोहल दो टाइप का होता है, एक फॉर ह्यूमन कंजप्शन, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन विच इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी फॉर द टाइम में, एंड ऑल्सो अलोंग विद दैट जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होता है वो जीएसटी में आता है। तो अलॉन्ग विद, देखो यहाँ पे डीनेचरिंग का मतलब उसमें ऐसा कुछ मिला दो, उसको बोलते हैं डीनेचरिंग। अल्कोहल कैन बी यूज फॉर मेडिकल एंड ह्यूमन कंजप्शन पर्पस, सो इम्पोर्टर पर्पस वांट्स टू पे ड्यूटी कंसिडरिंग मेडिकल पर्पस, तो कस्टम ऑफिशियल क्या करेगा, उसके अंदर ऐसा कुछ मिलावट कर देगा कि पीने वाला पी ही नहीं पाएगा, ठीक है, मतलब पी के मर जाओगे सीधा, राइट। यूजिंग केमिकल, केमिकल डाल दिया उसके अंदर, आप पी ले बेटा जितना पीना है, गटक ले, ठीक है। क्या बॉटम सब टाइप का कुछ बोलते हो ना आप लोग, मेकिंग अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन कॉल्ड डीनेचरिंग। अब देखिए, इसके बाद होता है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन आपको जनरल भी मिल सकती है, स्पेशल भी मिल सकती है। जनरल एग्जेम्पशन गवर्नमेंट के पास पावर रहता है, नोटिफिकेशन डाल दे ऑफिशियल गजट में, वैलिड अप टू 31 मार्च आफ्टर 2 years। स्पेशल एग्जेम्पशन थ्रू स्पेशल ऑर्डर इन ईच केस एंड इफ कस्टम ड्यूटी इज लेस देन 100, तो फिर आपको एग्जेम्पशन है। 100 रुपए की ड्यूटी क्या पटाओगे, जा रख ले गिफ्ट गवर्नमेंट की तरफ से, राइट। इफेक्टिव फ्रॉम इशू ऑफ नोटिफिकेशन फॉर पब्लिकेशन इन ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। नॉर्मल सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ री इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स, if goods re-imported after exportation earlier liable to duty on import as like kind of goods would have taxed। अब देखो इसमें क्या बात हो रही, सामान बाहर गया था, एक्सपोर्ट हुआ था, एक्सपोर्टेड सामान को वापस लेके आ रहे तो जनरली इसके ऊपर टैक्स लगेगा, बट नीचे कुछ क्लैरिफिकेशन देखिएगा, परमानेंट इंपोर्टेशन हुआ तो ही लगेगा। गुड्स इंपोर्टेड आर द गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड अर्लियर अंडर क्लेम ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक आईजीएसटी का रिफंड, मतलब पूरे एक्सपोर्ट बेनिफिट लेके आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया था। अब अमाउंट ऑफ इंसेंटिव जितना अवेल किया था वाइल एक्सपोर्टिंग एंड ड्यूटी नॉट पेड वाइल पेएबल ऑन एक्सपोर्ट, जो भी आपका हायर रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। गुड्स एक्सपोर्टेड फॉर रिपेयर अब्रॉड, ठीक है। अब देखो पहले जो आपने माल बाहर भेजा था वो सेल नहीं थी, वहां पे आपने एक्सपोर्ट बेनिफिट नहीं उठाया था, बट अपना सामान क्या किया, भेजा वहां पे मशीन कुछ भी रिपेयर पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर। सो इस केस में क्या होगा, आपकी जो कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी प्लस सेस ऑन फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर वाली वैल्यू पे डालना। देखो जो भी रिपेयर वाली वैल्यू है ना, वैल्यू एडिशन रिपेयर वाली वैल्यू, इसके ऊपर आपको पे करना पड़ेगा, ठीक। अदर देन अबाउट नो ड्यूटी इज टू बी पेड। सब तो ले लिया, इसके बाद कौन सी बची ड्यूटी। नाउ कंडीशन टू फुलफिल फॉर क्लेमिंग अबव एग्जाम्पशन, टाइम लिमिट फॉर री इम्पोर्ट अंडर ड्यूटी एग्जाम्पशन एडवांस ऑथराइजेशन ईपीसीजी 1 year 1 year, अदर केसेस 3 years और
2 ईयर, यहाँ तक नॉर्मल टाइम लिमिट है और बाहर के बाद क्या है, आपको कंडोनेशन फाइल करने की अनुमति है। गुड्स एक्सपोर्टेड इंपोर्टेड मस्ट बी सेम, जो सामान बाहर गया था और जो वापस आया वो सेम रहना चाहिए, उसमें फेरबदल नहीं होनी चाहिए। इनके ऑफ रिपेयर ओनरशिप शुड नॉट हैव बीन चेंज, भैया रिपेयर के लिए भेजोगे तो ओनरशिप चेंज, वैसा तो प्रैक्टिकली भी नहीं होनी चाहिए थी, बट उन्होंने लॉ में लिख दिया। एग्जेम्पशन नॉट एप्लीकेबल इफ री इम्पोर्टेड गुड्स एक्सपोर्टेड by 100% EOU FTZ from public private warehouse tobacco and petroleum products। ठीक है, नेक्स्ट टेम्पररी इंपोर्टेशन, जैसे सामान देखिए, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड री इम्पोर्टेड फॉर रिपेयर एंड रिकंडीशनिंग, हमने सामान बाहर बेचा था, सामने वाले ने रिपेयर के लिए इंडिया में भेजा, तो देखो यहाँ पे आपकी ड्यूटी टू बी पेड ऑन इम्पोर्ट कंडीशन मस्ट बी इम्पोर्टेड विद इन 3 ईयर्स। इन केस नेपाल भूटान 10 ईयर्स का एक्सटेंडेड टाइम ईयर्स, ये हमारे पड़ोसी, इनके लिए हम ज़्यादा कंसिडरेट हो जाते हैं। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड री इम्पोर्टेड फॉर रीप्रोसेसिंग रीफाइनिंग एंड रीमेकिंग फॉर और सिमिलर प्रोसेस मस्ट बी इम्पोर्टेड विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर इम्पोर्टेड हो जाना चाहिए। फर्दर कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड मस्ट री एक्सपोर्ट विद इन 6 मंथ फ्रॉम इम्पोर्टेशन, ठीक है, 6 महीने के अंदर वापस भेज देना उसको रिपेयर करके। ACDC सर्टिफाइड विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, सेम होना चाहिए। ACDC मतलब एडिशनल कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर। वाइल इम्पोर्टिंग इम्पोर्टर शेल एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब वो ऐसा पेपर में लिख के देते स्टैम्प पेपर में कि मैं जो भी अगर आप मैंने कुछ गलत किया तो उसकी ड्यूटी वगैरह मैं पे करूंगा, उसको बोलते हैं बॉन्ड, ऐसे लिखवा देते हैं लोग। नाउ नेक्स्ट, कस्टम इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी for specified end use, rule apply when exemption notification is applicable subject to manufacturing and provision of output of commodity services or specified end use process। importer provide information goods to be imported, custom portal provide IAN, एक यूनिक नंबर कस्टम पोर्टल प्रोवाइड करेगा। सबमिशन ऑफ बॉन्ड सिक्योरिटी आपको देना पड़ेगा साथ में, प्रोवाइड IAN यूनिक नंबर एंड बॉन्ड डिटेल टू विथ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर होम कंजप्शन टू कस्टम ऑफिसर अलाउ कंसेशन। इंपोर्टर मेंटेन रिकॉर्ड करेगा। इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन पोर्टल नेम एड्रेस जॉब वर्क गुड्स प्रोड्यूस एंड प्रोसेस अंडरटेकन, ये सब पूरा प्रोसीजर पार्ट है, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट, रेमिशन एंड अबेटमेंट। रेमिशन एंड अबेटमेंट मतलब ड्यूटी डिस्काउंट, ड्यूटी गिव अप और ड्यूटी डिस्काउंट, ये मतलब होता है इसका। सेक्शन 13 क्या बोलता है, ड्यूटी नो ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड्स, मतलब जो चीज आपका चोरी हो गया उसके ऊपर कोई ड्यूटी की लायबिलिटी नहीं बनेगी। लॉजिकल है। पिल्फर्ड गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पेटी थेफ्ट इफ रिस्टोर्ड बैक टू इंपोर्टर लायबल टू ड्यूटी, अगर लेकिन वापस मिल गया तो फिर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। आफ्टर अनलोडिंग, अनलोडिंग होने के बाद, बट बिफोर ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ होम कंजप्शन, उस बीच में जब सामान कस्टम वाले एरिया में था वहां पे अगर छोटी मोटी चोरियां हुई होंगी तो फॉर दैट थिंग ड्यूटी इज नॉट लायबल टू बी पेड। पिल्फर ड्यूरिंग द अबव पीरियड, नोटिस बिफोर पेइंग ड्यूटी, नोटिस आफ्टर पेइंग ड्यूटी, रिमिशन ऑफ ड्यूटी पेड, नो नीड टू पे ड्यूटी। ठीक है। सेक्शन 23 रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड गुड्स की बात कर रहा है। एक था चोरी हो गया, अब यहाँ पे क्या, या तो खो गया या तो डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब ऐसा कुछ इन्होंने मिस हैंडलिंग की होगी, उसके ऊपर चढ़ गए या जो भी किया जिससे उसकी वैल्यू डाउन हो गई, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट उसको कम करने मिलेगा। रिलिंक्विश मीन्स शोन टू ACDC नीड टू प्रूव, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ यार गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हुए थे एट द टाइम बिफोर कंजप्शन क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन, ड्यूटी शेल बी रेमिटेड टू इम्पोर्टर बैक। नाउ रेमिशन ऑफ ड्यूटी और रिलिक्विशमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। अब देखो सामान बाहर से आ गया, सपोज से अपन ने कैमरा मंगाया बाहर से, वो भी कस्टम बैरियर्स में पड़ा हुआ है अंडर द कंट्रोल ऑफ कस्टम ऑफिसर, मैं बोलता हूँ मेरे को कैमरा चाहिए नहीं, आप रख लो, तो भैया जब सामान ही उसने छोड़ दिया, अपना हक त्याग कर दिया है, तो फिर ड्यूटी की बात ही नहीं होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड रेमिशन ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ रेलिंक्विशमेंट ऑफ टाइटल। रेलिंक्विशमेंट का मतलब क्या होगा कि उसने गुड्स पे अपनी ओनरशिप, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप छोड़ दी, मतलब बोला मेरे को नहीं चाहिए, जिसको जो करना है करो, तो ड्यूटी कहाँ थोड़ी पे करेगा। तो ये आपके लॉ में लिखा हुआ है कि जिसने अपना गुड्स ही छोड़ दिया है आपके कंट्रोल में, उसको ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं, उसको आप छोड़ दीजिए। अब कस्टम ऑफिसर बाद में क्या करता है, उसको नीलाम, उन लोग ऐसी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं, उसको नीलाम कर देते हैं। ठीक है। आपने मूवी आई थी बदमाश का, आपने देखी होगी, उसमें ये सब चीजें होती हैं। उन्होंने 2 जूता मंगवाया था, ठीक है, अलग अलग वेयर हाउस पे, सिंगल पेयर वाला, तो वो जूता को ऐसा एक्टिंग करते कि नहीं यार ये तो मेरा ये खत्म हो गया, मतलब मेरे एक डब्बे में सेम लेग, लेफ्ट लेग का जूता पड़ा हुआ है, तो ये सेलेबल नहीं है, हमको सप्लायर ने चीट किया है, ऐसा करके उन्होंने बोला। फिर वो लोग क्या करते हैं, तो बोले हमको तो नहीं चाहिए, आप रखो माल, हम कस्टम ड्यूटी पे नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। अब बाद में जब उसका ऑक्शन होता है तो उसी को सस्ते दाम में बिना ड्यूटी पे किए, विदाउट
कस्टम क्लियर्ड विदाउट ड्यूटी, कस्टम क्लियर विदाउट ड्यूटी, फिर उसको लोकल मार्केट में सेल करते हैं। इस टाइप की अलग अलग गेम्स चलती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, कस्टम के अंदर, राइट। नेक्स्ट, अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज और डिस्ट्रॉयड गुड्स। अब इसमें प्रोपोर्शनेट वैल्यू जितनी रिड्यूस हुई आपकी डैमेज डिस्ट्रॉयड गुड्स पे, उसकी आपकी ड्यूटी छोड़ दी जाएगी। तो इन समराइज वे गुड्स यहाँ पे आया कस्टम, ऑर्डर फॉर होम क्लियरेंस एंड एक्चुअल क्लियरेंस। तो यहाँ पे इतना पिलफर का इसका एक चार्ट आप देख लेना नोट्स के थ्रू, ठीक। सम स्पेशल पॉइंट्स क्या है, केस लॉस, क्लियरेंस फ्रॉम डीटीए टू एसईजेड नॉट चार्जेबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, चार्जिंग सेक्शन से एक्सपोर्ट ड्यूटी लेविड ऑन एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट का मतलब फिजिकली क्या होता है देख लीजिएगा, एक्सपोर्ट मीन्स टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया, बट डीटी और एसईजेड बोथ आर इन इंडिया, not attract export duty, no section of SEZ Act provide for export duty, okay, DT and SEZ both are in India, not attract, no section of SEZ Act provide export duty, hence no export duty levied on clearance from DTA to SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ये जो SEZ है इसको जब सामान जाता है उसको एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलते हैं, बट एक्सपोर्ट ड्यूटी वहां पे आप चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि गुड्स फिजिकली आउट ऑफ इंडिया नहीं जा रहा है। विद दैट अपना एक इंट्रोडक्शन, लेवी एंड एग्जामिशन कंप्लीट होता है। अब वापस आते हैं टाइप्स ऑफ ड्यूटी के ऊपर। अगर आपकी कस्टम की लेवी हो जाती है, मतलब सामान इंडिया में आया और उसके ऊपर कस्टम की लेवी हो गई और सामान वहां पे कस्टम एरिया में पड़ा हुआ है, तो ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन के लिए निकालोगे तो ड्यूटी पे करना है। लेकिन ड्यूटी किस किस टाइप की दी हुई है इस पूरे एक्ट में, उसकी बात करते हैं नेक्स्ट विल डिस्कस ऑन टाइप ऑफ ड्यूटीज। यहाँ तक एक ब्रेक लीजिए और अभी तक का पूरा माहौल डाइजेस्ट करिए अपने अंदर, नोट्स देख सकते हो चाहो तो, अपने खुद के नोट्स निकालो यार, कोई भी नोट्स, सेम चीजें। हाँ, तो चलिए, अगर आपको हो गया तो सबसे पहला होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी, मतलब ये तो आपकी बेसिक ड्यूटी है, मतलब ये कंपलसरी ड्यूटी रहेगी, हर जगह लगेगी। सेक्शन 12 में अगर लेवी हो गया, ड्यूटी ऑफ कस्टम शेल बी लेविड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड एज पर द रेट डिफाइंड इन कस्टम टैरिफ एक्ट। फर्स्ट शेड्यूल इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर बोलता है, सेकेंड शेड्यूल एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर बोलता है, नॉट नेसेसरी वेरी मच। रेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्टैंडर्ड रेट, जनरल रेट ऑफ बीसीडी। प्रेफरेंशियल रेट्स क्या बोलते हैं, रिड्यूस टैरिफ रेट ड्यू टू ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज, जिनसे हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है वहाँ पे उनसे अगर सामान आ रहा है तो आपका रिड्यूस टैरिफ एक्ट लगेगा। कंडीशन टू फुलफिल फॉर अवेलिंग प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी, टाइम ऑफ इंपोर्टेशन में एक स्पेसिफिक क्लेम आप मारो, क्लेम दैट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वहाँ पे प्रेफरेंशियल एरिया में मैन्युफैक्चर्ड हुआ था, एरिया नोटिफाइड एज प्रेफरेंशियल एरिया अंडर कस्टम्स एक्ट, origin of goods determined as custom act. Normally duties are not levied on export, however some items are chargeable to export duty to discourage the export of such limited items, ये अपना डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट, एडिशनल ड्यूटीज, देखो बेसिक के ऊपर कुछ एडिशनल ड्यूटीज और ठोकी जाएगी। देखो आपकी जो बेसिक है मतलब वो रेगुलर ड्यूटी है, एडिशनल ठोकने की जरूरत क्या है भैया, तो बैकग्राउंड समझिएगा। एडिशनल ड्यूटी ठोकने की जरूरत तब रहेगा या तो कोई बाहर वाला सप्लायर ऐसे करा रहा होगा अपने प्रोडक्ट की यहाँ पे मार्केट में डंपिंग करता है, ठीक है। डंपिंग का मतलब ये कि जैसे सपोज इंडिया में कोई आइटम है वो 100 रुपए का मिलता है तो वो 40 में यहाँ पे फेंक कर रहा है, विच इज कॉल्ड डंपिंग। अब होगा क्या, अभी वो पूरा मार्केट कैप्चर कर लेगा और इंडियन ट्रेडर्स का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इस टाइप की हरकतें कोई कर रहा है, या तो कोई कंट्री ऐसा बोल रही है कि अगर तुम इंडिया में माल एक्सपोर्ट करोगे ना तो हम एक काम करो, 100 रुपए का माल है तुम्हारा इंडिया में पहुंच के और इंडिया में 100 का मिलता है, गवर्नमेंट स्पेसिफिकली ऐसा ऑर्डर निकाल दिया कि नहीं नहीं माल को इंडिया में भेजो, हम तुमको इंडिया में भेजने के लिए 60 रुपीज की सब्सिडी देंगे। मतलब गवर्नमेंट ही प्लान कर रही है बैंड में जाने का यहाँ की मार्केट को। तो इस टाइप की चीजों को रोकने के लिए कुछ हथियार, वेपन्स बनाए गए हैं जिनका नाम है एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, इस टाइप की चीजों को रोकने के लिए, जो इंडिया के अगेंस्ट रहेंगी फॉर द बेनिफिट ऑफ जितने भी ट्रेडर्स अपने यहाँ पे हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके बेनिफिट के लिए। एडिशनल ड्यूटीज अंडर सेक्शन 3(1) टू काउंटर एक्साइज ड्यूटी लेविएबल ऑन लाइक आर्टिकल्स प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। यहाँ पे एडिशनल ड्यूटी ठोकी जा रही है, मतलब वो ऐड पार आ जाए, चीजें बाहर से आई हुई चीज सस्ती ना पड़े। ये पहले होता था एक्साइज ड्यूटी करके एक आइटम लगती थी, अब ये जो टैक्स था वो किसके ऊपर लगता था, फॉर मैन्युफैक्चरिंग। जब गुड्स रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता था उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता था, तो उसके पार में लाने के लिए अब यहाँ पे इंडिया में बनाओगे तो एक्साइज ड्यूटी लगेगा, तो बाहर से आएगा सामान तो ये ठोक दो। 3(1) एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(3) टू काउंटर एक्साइज ड्यूटी लेविएबल टू रॉ मटेरियल कंपोनेंट यूज्ड इन प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है। अब 3(3) काउंटर वैट सेल्स टैक्स अदर टैक्स ऑन सेल परचेस लाइक आर्टिकल्स इन इंडिया 4%। बट ये सब लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि देखो IGST लगता है। पहले के जमाने में ना एक्साइज ड्यूटी अलग लगता था और वैट अलग लगता था। अगर छोटा सा सिनेरियो सुनना चाहते हो तो सुन लीजिएगा। पहले के जमाने में सपोज है, पहले का जमाना मतलब बिफोर GST, बिफोर 2017 चीजें कैसी होती थी, जब भी आपका रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स ये आपका टैक्सेबल इवेंट है एक्साइज का, फिर ये फिनिश गुड्स फैक्ट्री से जब पहली बार सेल होगा किसको, होलसेलर को, यहाँ पे आपका लगता था वैट। तो इनको हट पार पे लाने के लिए
इन्होंने एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम रखा है अपने लॉ में, बट अभी के सिनारियो में क्या हो रहा है, सीधा आईजीएसटी तो लग ही जा रहा है ना भैया, पैरेलली लेवी है डायरेक्टली इंपोर्ट के ऊपर, डायरेक्ट लेवी है आईजीएसटी का, तो इनकी जरूरत इसके लिए नहीं है। नाउ प्रोटेक्टिव ड्यूटी, अभी मैं आपको पर्पस डिफाइन कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ टैरिफ कमीशन टेक एक्शन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंडिजीनस, मतलब इंडिया की, इंडिजीनस मतलब इंडिया, ठीक है, इंडिजीनस मतलब इंडिया की बात कर रहा है, मतलब होम कंट्री की बात कर रहे हैं सर, इंडस्ट्री बाय लेविंग प्रोटेक्टिव ड्यूटी लेवी करेगा अगर टैरिफ कमीशन एक कमेटी है वो अगर रिकमेंड करेगी तो दे विल डू इट। नाउ सेफगार्ड ड्यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट में लेवी में, ठीक है, मतलब ये परमानेंट नहीं है, ये स्पेशल ऑर्डर के थ्रू ये एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगाई जाती है, मे लेवी इफ सेटिस्फाइड आर्टिकल इंपोर्टेड इनटू इंडिया इन इंक्रीज्ड क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा सेफगार्ड ड्यूटी में इंक्रीज क्वांटिटी आ रही है, कॉज सीरियस इंजरी, कहाँ किसको इंजरी पहुंचाएगा, टू डोमेस्टिक मतलब इंडिया का मार्केट, तो वहां पे सेफ गार्ड ड्यूटी आ जाएगी, शैल बी 4 years तक लगाया जा सकता है और 10 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। बट सेफ गार्ड ड्यूटी कहाँ कहाँ पे नहीं लगानी है बेटा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ध्यान दीजिएगा कि कौन से ऐसे केसेस यहाँ पे सेफ गार्ड ड्यूटी गवर्नमेंट को पावर नहीं है लगाने का। अगर आर्टिकल कहाँ से आ रहा है, डेवलपिंग कंट्री, भयंकर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी, जहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कि इंपोर्ट ऑफ सच गुड्स इज या तो इक्वल या लेस देन 3% ऑफ टोटल इंपोर्ट ऑफ सच गुड्स इन इंडिया। जैसे सपोज से एक आइटम की बात कर लो, आईफोन या कुछ भी, चलो कोल की बात कर लो, कोल का अगर टोटल में 10,000 टन इंपोर्ट होता है तो 3% कितना हुआ इसका, 2 जीरो काट दीजिए, 300 टन। अगर इससे भी कम वाले क्वांटिटी की बात यहाँ पे हो रही है तो यहाँ पे मत लगाइएगा। डेवलपिंग कंट्रीज से अगर गुड्स आएगा तो वहां पे अगर उसका टोटल इंपोर्ट 3% ऑफ टोटल इंपोर्ट से कम है तो उस केस में नहीं लगाना है। इफ मोर देन 1 डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है, ईच लेस देन 3 बट एग्रीगेट आपका 9% ऑफ सच टोटल इंपोर्ट से लेस रहेगा। दो कंडीशन आप चेक कर लीजिएगा। अगर देखो डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है तो एक है आपका, जैसे अगर कोल की बात करोगे तो कोल का टोटल देख लो इंडिया में कितना आ रहा है, उसका 9% में मल्टीपल वाले से कम रहे, या तो फिर अगर इंडिविजुअल कंट्री की बात करो तो 3% ऑफ टोटल इंपोर्ट से कम होना चाहिए, उस केस में सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगा सकती गवर्नमेंट। या तो गुड्स इंपोर्टेड बाय 100% ईओयू SEZ unless made specifically applicable to them या cleared in domestic tariff area. Provisional safeguard duty can be levied for maximum 200 days. ठीक है, आप मतलब प्रोविजनल बेसिस पे भी सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकते हो कि अभी हम टेम्पररी लगा रहे हैं, बाद में मन किया तो वापस कर देंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोविजनल। नाउ नेक्स्ट, काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल, सब नाम है, सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, ठीक है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया कंट्री टेरिटरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पे सब्सिडी। सामने वाला कंट्री, अभी तो हम आपसे बात कर रहा था ना यार कि सामने वाला कंट्री बोले कि इंडिया में माल भेजोगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे, इंडिया बेवकूफ नहीं है, इंडिया क्या करेगा, आपकी जितनी सब्सिडी है उतनी यहाँ पे एक्स्ट्रा काउंटरवेलिंग, काउंटर कर रहा है, ठीक है, सामने सब्सिडी दे रहा है उसको हम काउंटर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड काउंटरवेलिंग ड्यूटी, विच विल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टर एंड कैन एंटर इंडिया एट रिड्यूस प्राइस एंड अफेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ये सामने वाले का क्या है, इंटेंशन है, दिस इज द इंटेंशन ऑफ सामने वाला व्यक्ति। इवन लो इंटरेस्ट रेट्स, लोन ग्रांट एक्सेट्रा, इनकम प्राइस सपोर्ट बाय गवर्नमेंट, कुछ भी हो, किसी भी टाइप का सपोर्ट हो, अगर इंडिया में माल भेजने का पर्पस हो तो देयरफॉर यहाँ पे आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगेगा। सेम है एंटी डंपिंग ड्यूटी, अगर कोई सप्लायर यहाँ पे डंप करे या कोई कंट्री यहाँ पे गुड्स को डंप करे, देखो पहले वाला जो काउंटर वेलिंग वाला था वहां पे वो उसको ग्रांट दे रहा है कि तू भेज माल, हम तेरे को सब्सिडी देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो फेंक रहे हैं सस्ते में माल को फेंका जा रहा है। तो समटाइम्स आउटसाइड एक्सपोर्टर रिड्यूस देयर प्राइस टू डंप देयर प्रोडक्ट इनटू टू कॉज इंजरी टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एक समय था आज से 5-7 साल पहले, चाइना यहाँ पे स्टील को डंप कर रहा था, मतलब यहाँ पे नॉर्मली जिस प्राइस में मिलता उससे भी कई कम प्राइस में बेच रहा था, वहां पे गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया था। चाहो तो गूगल में सर्च कर लेना। ओके सर, इन सच केस एंटी डंपिंग लेविड ओनली इफ लाइक आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन इंडिया, डंपिंग इज व्हेन नॉर्मल वैल्यू इन एक्सपोर्टिंग मार्केट एक्सपोर्ट प्राइस से भी ज्यादा हो। पर्सन इन लंडन सेल गुड्स एट प्राइस 500 इन लंडन इन सेलिंग गुड्स टू इंडिया, 300 में बेच रहा है, ठीक है, तो ये डंपिंग है। वहां वो 500 का इंडिया में 300 में बेच रहा है, वाह। कैलकुलेशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी कैसा रहेगा, डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन जो भी आपका लोअर रहेगा। डंपिंग मार्जिन कैसे लगता है, नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट वैल्यू से निकल जाएगा, ठीक है।
ये सब कैलकुलेशन अभी देखने की जरूरत नहीं। कॉमन पॉइंट्स फॉर काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी नॉट एप्लीकेबल इन केस गुड्स इंपोर्टेड बाय 100% ईओयू। ठीक है, इन केस ऑफ सर्कमवेंशन ऑफ ड्यूटी सीजी में एक्सटेंड ड्यूटी का सर्कमवेंशन इज फॉलोइंग वेज ऑल्टरिंग डिस्क्रिप्शन नेम कंपोजिशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, absorption of duty if duty levied is absorbed by decrease in export price without any commensurate change in cost of product or resale price duty to which duty rendered ineffective government may notify such duty to counter such effect of absorption। ठीक है, सब चीजें आप छोड़ सकते हैं, नॉट नेसेसरी। अब देखो आईजीएसटी भी साथ में लगता है एडिशनली आईजीएसटी भी साथ में लगेगा, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट 37 आईजीएसटी अंडर 37 टू काउंटर जीएसटी लेविएबल ऑन लाइक गुड्स इन इंडिया रेट विल बी सेम एज एप्लीकेबल ऑफ गुड्स इन इंडिया। जीएसटी ये देखो इसका भाई है जीएसटी कंपनसेशन सेस, जहां जहां आईजीएसटी आएगा वहां वहां उसका कंपनसेशन सेस आएगा। टू काउंटर जीएसटी कंपनसेशन सेस पहले लगता था, अब आजकल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो विद द टाइप्स ऑफ ड्यूटी खत्म हो गया। अब असेसमेंट वैल्यू फॉर लिविंग आईजीएसटी क्या रहने वाला है, आप क्या करोगे, पहले आप सेक्शन 14 के हिसाब से कस्टम वाली वैल्यू निकाल लो, उसमें आपकी कस्टम की रेगुलर जितनी भी ड्यूटीज है अभी तक अपन ने पढ़ी, बेसिक कस्टम बीसीडी बेसिक कस्टम ड्यूटी अलॉन्ग विद दैट जितने भी ड्यूटीज है सब जोड़ लो, जो फाइनल वैल्यू आएगी उसके ऊपर आपको क्या करना है, मतलब टैक्स इंक्लूसिव वैल्यू के ऊपर आईजीएसटी निकलता है जी। ठीक है, तो विद दैट दिस इज ओवर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अगला जो बेसिक टॉपिक हो गया दैट इज, इस जितने भी टॉपिक्स अभी चल रहे हैं इसको फटाफट रिवाइज करके इनके क्वेश्चन फटाफट पलटा लीजिएगा। जो रेगुलर क्वेश्चन है वो अपने क्वेश्चन की बैंक से देख लीजिए, बहुत जरूरी रहेगा। नेक्स्ट, अब देखो इसका ना एक ही बार मई 22 5 मार्क्स में पूछा गया, अदरवाइज टॉपिक में कोई दम नहीं, 2 मिनट का टॉपिक खत्म कर देते हैं। चलिए फटाफट से पढ़ के अच्छे से, छोड़ के कुछ नहीं जाना है, राइट। इंडियन कस्टम टैरिफ एक्ट इसकी बात करते हैं, जिसके अंदर 2 शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल इंपोर्ट ऑफ ड्यूटी की बात करेगा एंड द सेकंड शेड्यूल विल टॉक अबाउट एक्सपोर्ट ड्यूटी। वापस याद करिएगा, जो इंडियन कस्टम टैरिफ एक्ट है 1975 का, उसके अंदर 2 शेड्यूल है। पहला शेड्यूल किस चीज का है जी, पहला शेड्यूल इंपोर्ट के रेट की बात करता है और सेकंड शेड्यूल एक्सपोर्ट के रेट की बात करता है। इंडियन कस्टम टैरिफ इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल एक सिस्टम बना गया नोमेनक्लेचर का, एक पूरा उसमें एचएसएन कोड होता है। एचएसएन कोड होता है। कस्टम टैरिफ हैज 3 जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स एंड 6 रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। कोई बात नहीं, अब देखिए, अब इसका इंटरप्रिटेशन का सेक्शन पहले दिया रहता है, फिर चैप्टर हेडिंग सब हेडिंग आइटम दिया रहता है, टैरिफ आइटम डिस्क्रिप्शन यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी, इस टाइप का पूरा उसमें टेबल बना हुआ है, कोई बड़ी चीज नहीं है। बेसिकली इंडिया टैरिफ इस लिस्ट ऑफ गुड्स हैविंग रेट एप्लीकेबल टू ईच गुड्स। ठीक है, अब उसके अंदर चैप्टर नोट्स होते हैं जो उसमें इंटरप्रिटेशन के गाइडलाइन देते हैं, फिर सेक्शन नोट्स वगैरह रहते हैं। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या बोलते हैं, सबसे पहला देखिए रूल नंबर 1, टाइटल ऑफ सेक्शन चैप्टर सब चैप्टर ओनली फॉर ईज ऑफ रेफरेंस ओनली, नॉट हैविंग एनी लीगल पर्पस, तो कोई लीगल पर्पस नहीं रहेगा। क्लासिफिकेशन शैल बी डन बेस्ड ऑन हेडिंग सेक्शन एक्सेट्रा, रूल 2 to 6 फॉलो करना है। रूल्स नॉट रिक्वायर्ड क्लासिफिकेशन पॉसिबल बेस्ड ऑन हेडिंग। ठीक है, अगर हेडिंग के बेसिस पे सिंपली क्लासीफाई हो जाता है तो फिर वहाँ पे रूल्स रिक्वायर्ड नहीं है, बट जहाँ पे कंफ्यूजन अराइज होता है वहाँ पे रूल्स रिक्वायर्ड है। दोज आर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। रूल 2 है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड गुड्स। एनी रेफरेंस टू एन आर्टिकल shall include incomplete unfinished article provided such article having essential characteristics of complete or finished goods. Similarly, unassembled disassembled goods having essential characters completed goods then classified into finished assembled goods. Minor adjustment is okay but it's required. मेजर प्रोसेस देर नॉट कंसिडर हैविंग एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो कार आ रही है बट उसमें सीट नहीं लगा तो भी उसको कार कंसिडर किया जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि ये कार नहीं है। मोटरसाइकिल आ रही है बट वहां पे उसमें लाइट नहीं लगाया गया है, ये सोचा गया कि लाइट इंडिया में आ जाएगी फिर उसमें लगा देंगे ना यार, लाइट को इंडिया में ही प्रोक्योर करके, बाहर से लाइट लगा के नहीं भेज रहे हैं हम। ठीक है, तो अच्छी बात है, तो उसको भी स्टिल मोटरसाइकिल कंसिडर किया जाएगा। ये पॉइंट ये बोल रहा है कि दो इट इज अनफिनिश्ड बट उसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स वही है ना, तो फिर उसको ओरिजिनल फिनिश प्रोडक्ट में क्लासिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट, reference to material substance includes mixture having such material substance. If more than one material substance classified as per rule 3 बाद वाला rule, reference to natural rubber includes mixture of natural synthetic rubber. अब यार स्टील एंड स्टेनलेस स्टील विल बी सेम, भले आपने उसमें मिक्स मिलावट कर दियोगे, स्टील विल बी कंसिडर्ड एज स्टील, राइट। ओके, नेक्स्ट, इन केस ऑफ गुड्स क्लासिफाइड अंडर 2 मोर हेडिंग क्लासिफाई एज बिलो, स्पेसिफिक ओवर जनरल। ठीक है, स्पेसिफिक ओवर जनरल, जैसे मान लीजिए कि जो शेविंग मशीन अगर है एग्जांपल के लिए, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी है बट शेवर भी है, तो दोनों देखो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में भी डाल सकते हो और शेवर में भी डाल सकते हो, बट स्पेसिफिक क्या है, शेवर। ठीक है, जैसे मान लीजिए बेवरेज टी एंड कॉफी, तो बेवरेज अपर वाला वैल्यू हो गया, उसके नीचे देखिए टी एंड कॉफी, तो अगर टी एंड कॉफी का स्पेसिफिकेशन है तो स्पेसिफिक वाले पे आप ज्यादा जाएंगे। ठीक, एसेंशियल कैरेक्टर आपको चेक करना रहेगा एंड रूल्स को फॉलो करने में लेटर इज बेटर। अकीन रूल, गुड्स नॉट क्लासिफाई अबव क्लासिफाई अंडर
हेडिंग अप्रोप्रिएट टू मोस्ट अकीन मतलब लाइक मतलब उसका सिमिलर चीज नहीं मिलता तो लाइक चीज देख लो उसके जैसा, सिमिलर, मोर और प्लेस सिमिलर। पैकेजिंग मटेरियल के अंदर वेरियस केसेस रहेंगे। पैकिंग मटेरियल अगर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर गुड्स रहा, जैसे मान लीजिए गिटार वगैरह होता है उसका पूरा केस होता है, या तो गन का एक छोटी सी मिनी प्यारी सी सूटकेस आती है जी, ठीक है, तो उसको उसी गुड्स की कैटेगरी में मतलब गन की कैटेगरी में लेना है। बट एक होता है अपार्ट फ्रॉम द गैस सिलेंडर रीयूज में चलता रहता है, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। पैकिंग केस कंटेनर नॉर्मली यूज विद पर्टिकुलर गुड्स, ठीक है, अदरवाइज स्पेसिफिक पैकिंग मटेरियल कैटेगरी अलग से रहेगी। प्रोजेक्ट इंपोर्ट अलग से एक शॉर्ट नोट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। यूजुअली ना प्रोजेक्ट इसमें ना कंपोजिट रेट मिलेगा, कंपोजिट रेट। अब ये क्या जी सर, प्रोजेक्ट इंपोर्ट, प्रोजेक्ट मतलब जो हम स्कूल का प्रोजेक्ट करते थे वो नहीं, द आंसर इज नो। प्रोजेक्ट मींस द प्रोजेक्ट, आप देखो सीए फाइनल के बच्चों, यू शुड नो द प्रोजेक्ट वर्ड मींस कि आपका बड़ा सा एक फैक्ट्री या बिजनेस लगाना, सेटअप ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट, राइट। सो प्रोजेक्ट में क्या होता है, आप 1000 वैरायटी की आइटम्स इंपोर्ट करता है इंपोर्टर। तो इस जो हेडिंग है इसके अंदर कंपोजिट रेट वो चाहे तो गवर्नमेंट से मांग सकता है कि भैया एक आइटम 18%, एक आइटम 12, कुछ 1 2 6, वो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप मेरे प्रोजेक्ट का जितना भी इंपोर्टर उसके ऊपर एक जनरल रेट एक डिक्लेयर कर दो कि हम 10% लोगे इस टाइप का, तो इसको बोला जाएगा कंपोजिट रेट। Usually in a project, different type of items having different rules of duty. It's difficult to do all this, so far simplifying such cases. Consolidated rate of custom duty applied in case project import. Scheme applicable to industrial plants, however specific exemption notification shall also apply. Irrigation project, power project, mining project, oil and mineral exploration. Item in project include machinery, instrument, apparatus applicable. Even spare part consumer raw material allowed up to 10% of import value. Specific point with judicial decision, laptop and computer preloaded with operating software, without OS computer cannot work, hence laptop with software classified as laptop, ठीक है जी। एंटीसेप्टिक क्लीनिंग सॉल्यूशन, मेडिकमेंट नॉट वॉशिंग टूल, ड्राई स्किन क्रीम मेडिकमेंट है। सॉफ्ट सर्व ऑफ मैकडोनल्ड, सॉफ्टी आइसक्रीम, आइसक्रीम है जी, ठीक है। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन का रिवीजन हो गया। फटाफट से आपको क्या करना है, आपको नोट्स में गो थ्रू इमीडिएटली करना है, और जस्ट आप जितने भी क्वेश्चंस अभी सॉल्व कर सकते हो इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड कर लीजिए, आपका इस टॉपिक का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपको पूरा 1 से 1.5 घंटा लगाना है इस चीज के ऊपर, राइट, ठीक है। विद दैट बाय एवरीवन, अपन अगले रिवीजन वीडियोस में मिलते हैं, ठीक है, चलिए मिलते हैं।